आज की हमारी कहानी में हम देखेंगे कि आखिर संगीत कितना पावरफुल हो सकता है और उससे शैतानी रूह भी अट्रैक्ट हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम सैमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी जख्मी हालत में था। उसके हाथ में गिटार था और वो चर्च के अंदर जाता है। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर चर्च के सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं। चर्च के जो प्रिस्ट फादर थे ना, वो उसके लिए प्रे करने लग जाते हैं और सैमी से कहता है कि तुम म्यूजिक छोड़ दो। अभी इस वक्त दो शैतानी ताकतें तुम्हारे पीछे है और वो तुम्हें मार डालेगी। अब इसी वक्त पे हम कहानी के पास्ट में देख पाते हैं कि आखिर ये सब सैमी के साथ कैसे हुआ। कहानी एक दिन पीछे जाती है जहाँ पर हम सैमी को देखते हैं जो कि ब्लू म्यूजिक बैंड से जुड़ा हुआ है। वो ऐसा गाना बजाता था जिसके लिरिक्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते थे। वो लोगों के दिल को छू लेते और रूह भी उससे अट्रैक्ट हो जाती थी। सैमी के अंदर ऐसी कला थी जो कि सबको उससे गाने की तरफ अट्रैक्ट करती थी, लेकिन उसके डैड उसका गाना बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और हम देख पाते हैं कि उसके डैड और कोई नहीं बल्कि कहानी की शुरुआत में हमने जो फादर को देखा था ना, जो चर्च में थे, वही उसके डैड थे। कहानी के नेक्स्ट सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम स्मोक और दूसरे का नाम स्टैक था। इन दोनों के पास बहुत ज्यादा पैसा था और ये पैसा इनके पास गैंगस्टर को लूट कर आया था। इतना पैसा और पावर होने के बावजूद इनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था क्योंकि वो लोग ब्लैक कम्युनिटी के थे। खैर, इस शहर में आते ही उन्होंने महंगे दामों से एक वाइट आदमी के पास से फैक्ट्री खरीदी और वहां पर वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए नाइट क्लब बनाना चाहते थे। उन्हें कोई गाना बजाने वाला चाहिए था। वो स्टेशन पर जाते हैं ना, तभी सैमी की आवाज उन्हें एकदम ही अट्रैक्ट कर जाती है। वहां पर उसका बैंड ना म्यूजिक बजा रहा था। उस आवाज से अट्रैक्ट होकर वो लोग सैमी के पास जाते हैं और उसके बैंड को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके नाइट क्लब में परफॉर्म करे। यहाँ पर सैमी भी हाँ कह देता है, जिसके बाद वो दोनों भाई दो चाइनीज लोगों को भी हायर करते हैं जिनका एक रेस्टोरेंट था। स्मोक और स्टिक चाहते थे कि उनके क्लब में सारा खाने पीने का इंतजाम यही दोनों संभाले। इसके बाद स्मोक अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है। स्मोक की वाइफ थी ना, वो जादू टोना किया करती थी और इसी वजह से स्मोक अपनी वाइफ से दूर रहने लगा था। काफी अरसे के बाद वो उससे मिलने गया था और ये दोनों के फिर से बहस हो जाती है। और यहाँ पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम जो वर्ल्ड वॉर में बचकर आ गए थे ना, वो मेरी वजह से आए थे क्योंकि मैंने उस वक्त जादू टोना किया था। ये सुनकर स्मोक कहता है, अच्छा अगर तुम्हारा जादू में इतनी ही पावर है तो हमारी बेटी क्यों नहीं बच पाई। ये सुनकर स्मोक की वाइफ खामोश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्मोक ने अभी भी उसका दिया हुआ पेंडेंट गले में पहना हुआ है और यहाँ पर वो समझ जाती है कि स्मोक अभी भी उससे प्यार करता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हमें एक जख्मी आदमी को देखते हैं। यहाँ पर उसकी हालत ऐसी थी कि मानो किसी ने उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया हो और वो उससे बचकर भाग आया हो। वो एक कपल के घर में छुपने के लिए आता है और थोड़ी ही देर के बाद वो कपल के घर में कुछ वैम्पायर हंटर्स आते हैं। लेकिन वो कपल उन आदमी को बचाने के लिए वैम्पायर हंटर्स को झूठ बोल देता है कि हमारे घर पर कोई भी नहीं है और यहाँ पर वो हंटर्स चले जाते हैं। जिसके बाद वो घर में जाते हैं ना, तो वो आदमी जो छुप कर आया था ना, वो उसके लड़के के ऊपर हमला कर देता है और उसका खून पी लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़का भी वैम्पायर बन चुका था और उसकी वाइफ उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से स्मोक और स्टैक को देख पाते हैं जिनका नाइट क्लब पूरी तरीके से डेकर हो चुका था और आज उसकी ओपनिंग भी थी। यहाँ पर स्मोक अपनी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था और उसने अपने गार्ड से भी कह दिया था कि कोई भी बिना टिकट के या कम पैसों में अंदर आना चाहे तो बिल्कुल भी उसे अंदर आने नहीं देना। जबकि उसका भाई था ना, उसके ख्याल थोड़े अलग थे। वो कहता है कि हमारी कम्युनिटी का ये क्लब है, यहाँ पर वो उन लोगों के लिए जन्नत होना चाहिए। वो लोग थके हारे आते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पर आके, इसलिए थोड़े कम पैसे भी दे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले दिन इनका नाइट क्लब ना पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे लोग उसमें आए हुए थे और सैमी अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है जिसमें से लोग सारे ही उसका गाना सुनकर अट्रैक्ट होते हैं और उस गाने में खो जाते हैं। अब हम देख पाते हैं कि उस गाने में सोल्स, जो रूह होती है ना भटकती हुई, वो भी अट्रैक्ट होकर वहां पर आने लगती है और हम देख पाते हैं कि वो तीनों वैम्पायर भी वहां पर आ चुके थे। यानी कि पहले तो वो एक वैम्पायर था, लेकिन उसने हस्बैंड और वाइफ का भी खून पिया ना, इसलिए अब वो दोनों भी वैम्पायर बन जाते हैं और इसलिए ऐसे ये तीनों वैम्पायर उसके म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर उस क्लब के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां का जो गार्ड था ना, वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। यहाँ पर स्मोक वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें मना कर देता है
है क्योंकि वो लोग वाइट कम्युनिटी के लोग थे और वाइट लोगों को वो लोग अच्छा नहीं समझते थे। अब स्मोक उनसे बदला ले रहा था। हालाँकि वैम्पायर ने बोला कि हमारे पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है, सिर्फ़ हमें सॉन्ग ने अट्रैक्ट किया है और मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी लुटाऊँगा। लेकिन यहाँ पर स्मोक अपना फैसला नहीं बदलता, वो उन तीनों को बाहर ही खड़ा रखता है। इसलिए तीनों वैम्पायर बाहर जाकर गाना गाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि अंदर स्मोक, स्टेक और उनकी एक दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसलिए गुस्से में वो बाहर चली जाती है जहाँ पर वो तीनों वैम्पायर मौजूद थे। वो वैम्पायर लड़की से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें अंदर क्लब में एंट्री दिलवा दो, हमारे पास बहुत सारे पैसा है। और वो उसके हाथ में कुछ सोने के सिक्के भी रखते हैं और कहते हैं कि अंदर ले जाओगे तो हम तुम्हें और भी ज्यादा सिक्के देंगे। मैरी को पहले वाले वैम्पायर की हरकतें कुछ अजीब लगने लगती है क्योंकि मैरी को देखकर उसके मुंह में से पानी आने लगा था और बिना वक्त गवाए उसने मैरी के ऊपर हमला भी कर दिया। मैरी को काट कर उसने उसका खून पी लिया जिससे मैरी भी अब वैम्पायर बन चुकी थी। वैम्पायर बनने के बाद वो क्लब के अंदर जाती है और परमिशन लेकर वहां पर स्टैग के साथ क्लोज होने लगती है। स्टैग के ऊपर वो हमला कर देती है और उसका भी खून पी लेती है। इसलिए अब स्टैग भी यहाँ पर वैम्पायर बन चुका था। अब स्मोक यानी कि स्टैग का भाई वहां पर ये सब देख चुका था और मैरी के ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए उसने गोली भी चलाई। लेकिन मैरी हंसते हुए वहां से जैसे जाती है जैसे उसके ऊपर गोलियों का कोई असर ही ना हुआ हो। स्मोक मैरी को अपनी बहन मानता था इसलिए उसका ये बिहेवियर देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर फिलहाल उसने नाइट क्लब को खाली तो करवा दिया था। तभी वहां पर स्मोक की वाइफ आ जाती है और वो कहती है कि मैरी वैम्पायर बन चुकी है, इसी वजह से उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ पर स्मोक की वाइफ को ये सारी बातें इसलिए पता थी क्योंकि वो जादू टोने में बहुत ही ज्यादा बिलीव करती थी। जिसके बाद हम क्लब के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि बाहर हल्का होने के लिए निकलता है। तभी वहां पर वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी वैम्पायर बन चुका था। इसके बाद जब वो क्लब के अंदर आना चाहता था ना तो वो परमिशन मांगता है। ये देखकर स्मोक की वाइफ फौरन समझ जाती है कि ये परमिशन मांग रहा है तो डेफिनेटली ये एक वैम्पायर बन चुका है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था ना वो कहता है कि अच्छा मुझे अंदर ना आने दो लेकिन मुझे आज के पैसे तो दे दो। इसलिए स्मोक जब उसे पैसे देने के लिए हाथ आगे करता है ना वैसे ही वो उसके हाथ को काटने के लिए जाता है। जैसे ही स्मोक अपने हाथ को बचाने के लिए उसके ऊपर फायर कर देता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। तो वहीं हम अंदर देखते हैं कि स्टैग जिसको मैरी ने वैम्पायर बनाया था ना वो भी होश में आ चुका था और वो सबके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले स्मोक की वाइफ उसके ऊपर गार्लिक जूस फेंक देती है जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। सबकी जान बचाने के लिए स्मोक की वाइफ को ये सब करना पड़ता है। इसलिए वैम्पायर से बचने के लिए उसके पास और कोई रास्ते नहीं थे। वो कहती है कि अपने आप से उसे दूर करने के लिए गार्लिक जूस फेंकना पड़ता है। यहाँ पर गार्लिक का इस्तेमाल किया जा सकता है वैम्पायर को दूर करने के लिए। इसके अलावा अगर उन्हें मारना है तो सिर्फ सिल्वर या फिर लकड़ी से उन्हें मारा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई इंसान परमिशन लेकर तुम्हारी बिल्डिंग या घर में आने की कोशिश करे ना तो फौरन उसे मना कर दो क्योंकि इंसान बिना परमिशन कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन वैम्पायर ऐसा नहीं करते, वो हर किसी से परमिशन लेते हैं। इसके बाद वो अंदर मौजूद सभी लोगों को गार्लिक यानी कि लहसुन खाने के लिए कहती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ना वो सभी इंसान ही है। के बाद हम क्लब के बाहर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर स्मोक ने सबको ही बाहर निकाल दिया था और तभी वहां पर वैम्पायर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। इसलिए सारे ही लोग अब वैम्पायर्स में बदल चुके थे और ये सारे वैम्पायर्स मिलकर अपनी ही पार्टी करने लग गए थे और ये लोग इंतजार भी कर रहे थे कि क्लब में बचे हुए बाकी के इंसान कब बाहर निकले और कब ये लोग उनके ऊपर भी टूट पड़े। स्मोक की वाइफ कहती है कि वैम्पायर से बचने के लिए हमें पूरी रात इसी बिल्डिंग में रहकर गुजारनी होगी। सुबह होते ही ये सारे ही वैम्पायर्स गायब हो जाएंगे क्योंकि ये सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते। अब यहाँ पर पहला वैम्पायर आकर स्मोक और उसके सभी साथियों को मनाने लगता है कि उन्हें भी वैम्पायर्स बन जाना चाहिए और ये सबसे बेहतर डिसीजन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेसिज्म नहीं है यानी गोरे कारे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही यहाँ पर वैम्पायर्स की मौत भी कभी नहीं होती। वैम्पायर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चलता है कि जो वैम्पायर्स दूसरा वैम्पायर्स का शिकार करके वैम्पायर बनाता है ना उसकी मेमोरी भी पहले वाले वैम्पायर को ही मिल जाती है। ऐसे इस वैम्पायर ने जिस कपल को सबसे पहले मारकर उनको वैम्पायर बनाया था ना वो कपल पहले ही स्मोक और स्टेक के ऊपर हमला करने वाले थे और उनको लूटने वाले थे क्योंकि शहर में किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं था कि ब्लैक लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर बन चुके थे। यहाँ पर वो कहता है कि देखो इंसान तुम्हारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों ना तुम वैम्पायर बन जाओ। जिसके बाद वो वैम्पायर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम में से कोई भी नहीं बनना चाहता वैम्पायर, कोई बात नहीं, लेकिन सैमी है ना वो हमें दे दो क्योंकि उसके म्यूजिक में बहुत ही अनोखी पावर
पावर है, यहाँ पर वो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर वो लोग बिल्कुल ही मना कर देते हैं, जिसके बाद हम वो चाइनीज़ औरत को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट चला रही थी। यहाँ पर वो वैम्पायर उसे धमकी देने लगता है कि हम तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारी बेटी के ऊपर वार कर लेंगे। ये सुनने के बाद जज़्बाती होकर वो उनसे लड़ने की धमकी दे देती है और वैसे ही वैम्पायर्स को उस नाइट क्लब के अंदर आने की परमिशन दे देती है। और जैसे ही परमिशन मिल जाती है, वैम्पायर्स आते हैं और सारे ही इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। और इस हमले के दौरान स्मोक की वाइफ, वो औरत जो कि वैम्पायर्स को चैलेंज दी थी ना, वो और सैमी के बैंड का एक मेंबर जिसने सैमी को ही म्यूजिक सिखाया था, ये तीनों ही मारे जाते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक या फिर कह दो इमोशनल मौत थी ना, वो स्मोक की वाइफ की ही थी, क्योंकि स्मोक ने ही अपनी वाइफ को खुद मारा था। स्मोक के भाई स्टैक ने उसकी वाइफ के ऊपर हमला कर दिया था और वो भी वैम्पायर बनने लग गए थे। इससे पहले कि वो वैम्पायर बन जाती, स्मोक ने एक वुडन स्टैक से अपनी वाइफ के ऊपर ही स्टैप कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमी और उसके सारे ही साथी वैम्पायर से बचने की, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो पहला सबसे पहला वैम्पायर था ना, उसका नाम रेमिक था, वो उन्हें रोक लेता है। जबकि दूसरी तरफ स्मोक और उसके भाई स्टैक की साथ में लड़ाई होने लग गई थी और इसी लड़ाई के बीच सैमी के पार्टनर के ऊपर रेमिक ने हमला कर दिया था और उसकी पार्टनर कहती है कि मेरी फिक्र छोड़ो, तुम यहाँ से जान बचाकर भागो। इतने सारे वैम्पायर से बचकर भागना आसान नहीं था। सैमी के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, इसलिए सैमी अपने आप को बचाने के लिए उसका गिटार रेमिक के सर पर मारता है। उसके गिटार में बहुत सारा सिल्वर लगा हुआ था, इसी वजह से रेमिक को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। क्योंकि बाकी सारे वैम्पायर्स भी रेमी से कनेक्टेड थे ना, इसलिए सभी वैम्पायर्स को दर्द होने लगता है और सैमी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी फिर से रेमिक आकर भाग कर सैमी के ऊपर हमला करने वाला ही था, लेकिन स्मोक आकर सैमी को बचाता है। वो एक वुडन स्टिक से रेमिक के अंदर स्टैब कर देता है और सभी वैम्पायर अपने लीडर की मौत से शॉक हो जाते हैं और इतनी ही देर में सुबह का सूरज निकल आता है। इतने सारे वैम्पायर्स को पता नहीं था कि सुबह में उन्हें छुपना भी होता है, इसलिए सूरज की रोशनी में सारे ही जल जाते हैं। जिसके बाद स्मोक यहाँ पर सैमी से यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि जिस गैंगस्टर के पैसे को वो लोग मूवी की शुरुआत में लूट कर आए थे ना, वो लोग वहां पर जरूर आएंगे उसके ऊपर हमला करने के लिए। और ठीक वैसे ही होता है, बहुत सारे लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं, जिनके साथ स्मोक ने अकेले ही अपनी गन से फायर की और सबको मार गिराया। लेकिन यहाँ पर जब अपने दूसरे लोगों ने भी तो फायरिंग की थी ना, उनकी गोलियों से स्मोक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिसमें वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा याद करता है और रोता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। अब यहाँ पर हम वही सेमी को देखते हैं जो कि हाथ में गिटार लिए चर्च के अंदर जाता है। ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। सैमी अपने डैड के पास जाता है जो कि प्रीस्ट यानी कि फादर थे। यहाँ पर वो उसे म्यूजिक छोड़ देने की बात करता है, लेकिन सैमी ऐसा नहीं करता। वो अपना गिटार लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैमी अब 60 साल का हो गया था, लेकिन इतने बूढ़े होने के बावजूद उसने ब्लू म्यूजिक बनाना नहीं छोड़ा। वो अभी भी गाना बजाता था और उसी बैंड में काम किया करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।